कुणाल, दिव्यांशु, ईशन, सोनू, गौरव, आशिका, अनुराग, शिवम. गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. In last class, we have discussed question number 8. 8 बना लिया आप लोगों ने या मुझे बताना है? क्वेश्चन 8 आप लोगों ने बना लिया या मुझे बताना है चिल्ड्रन? गिव मी रिप्लाई. क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 बना लिया आप लोगों ने या बताना है मुझे? कनिका ने तो बना लिया और बाकी बच्चे बताएं. रियांसी ने भी बना लिया, अनीश ने भी. तो चिल्ड्रन आगे कंप्लीट हो गया. ओके गुड. तो चिल्ड्रन 9th क्वेश्चन डिस्कस करें. 9th 10th या वो भी कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने एक्सरसाइज 11.2. क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th. कनिका 9th. ओके देखो 9th में कह रहा है बच्चों इन ट्रेपीजियम ABCD diagonals bisect each other at O and AB parallel to DC. ठीक है ना? तो AB parallel to DC. तो सबसे पहले तो ट्रेपीजियम बनाते हैं. ABCD and diagonal bisect each other at O. ठीक है ना? तो अब हमें इसमें मिला हुआ क्या है? देखो गिवन में मिला हुआ है AB पैरेलल टू CD और तो कुछ भी नहीं है ना? और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ देखो इसमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO इक्वल टू. बच्चों ये मेरे वाले फिर बुक में इसने CD लिख रखा है. CD नहीं होगा, CO होगा. CO अपॉन DO. ठीक है ना? अब मालूम नहीं मेरे बुक में बेटा मिसप्रिंट है. यहाँ CD लिखा हुआ है लेकिन ये CD नहीं होगा, CO होगा. और बाकी जिनके पास तो नई बुक है ना उसमें तो करेक्शन करके ही आया होगा है ना. तो अब देखो यहाँ पे बच्चों AO अपॉन BO ये रहा. देखो AO और ये रहा BO. एक ट्रायंगल के अंदर है. CO और DO एक ट्रायंगल के अंदर है. तो कभी भी देखो ये ऐसे तो प्रूव हो नहीं सकता है. तो हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसको सुधार लें जो हमें प्रूव करना है. जैसे हम चाहे तो BO को यहाँ ले जाए और CO को यहाँ ला सकते हैं. तो AO और CO आ जाएगा. बट ये मैं बाद में करूंगी. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि अगर हमें बीपीटी लगाना है तो बीपीटी लगाना है बच्चों. ये दोनों तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये तो बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये इसके पैरेलल भी है बेटा. लेकिन आपको पता है या हम कन्वर्स लगाएं या डायरेक्ट बीपीटी लगाएं. अगर हम डायरेक्ट बीपीटी लगाएंगे तो दोनों मिड पॉइंट चाहिए और कन्वर्स लगाएंगे बच्चों तो एक मिड पॉइंट चाहिए और एक मुझे कम से कम पैरेलल लाइन चाहिए. तो दोनों नहीं है यहाँ पे. इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना है. बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं बनेगा. वापस रिपीट कर रही हूँ. देखो जो भी प्रूव करना है ये हम बीपीटी से कर रहे हैं. तो बीपीटी के लिए या तो ट्रायंगल के अंदर मुझे दोनों मिड पॉइंट चाहिए. ठीक है ना? और अगर दो मिड पॉइंट नहीं है चिल्ड्रन तो कम से कम एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन चाहिए. अब यहाँ पे दोनों में से कुछ भी चीजें नहीं है चिल्ड्रन. इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा और कंस्ट्रक्शन उसी रिगार्डिंग करना होगा जो हमें मिला हुआ है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से ये जो मिड पॉइंट है ना इसी से एक पैरेलल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम ई रख लेते हैं. ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ
OE किसी के भी पैरेलल ले लो, या तो CD के ले लो या AB के ले लो, आपस में फिर तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे। ड्रॉ OE पैरेलल टू CD। अब तीनों पैरेलल हो जाएंगे बच्चों, AB पैरेलल टू OE एंड OE पैरेलल टू CD। ये बाद में हम लिख लेंगे। अब प्रूफ में सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, देखो ये वाला जहाँ पे हमने बीपीटी अप्लाई करना है। इन ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। O इज मिड पॉइंट दे रखा है बेटा यहाँ पे गिवन में। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC and OE parallel to CD by construction. Therefore, E is midpoint of AB. इससे कन्वर्स ऑफ BPT। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब हमारे पास जब ये हो गया चिल्ड्रेन, तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट मिल गया तो अब हम BPT लगा देंगे। अब हम लिखेंगे therefore AO अपॉन CO इक्वल टू AE अपॉन B फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मिड पॉइंट मिल गया तो इस ट्रायंगल में हमने BPT लगा दिया और BPT लगाकर कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हमारे इक्वल हो गए। अब देखो लिखेंगे OE पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन और CD पैरेलल टू AB। दिख रहा है बच्चों। Therefore OE also parallel to AB। ओके। और अब हम ले लेते हैं उधर से ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ABD या ADB, कुछ भी ले लो। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AB, ये B था, इन ट्रायंगल ABD। अब देखो यहाँ पे फिर वही है बेटा, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड OE पैरेलल टू AB। यह हमने प्रूव किया है फ्रॉम सेकेंड। Therefore he is ऐसे भी ऑलरेडी निकाल चुके थे बच्चों पहले। E is मिड पॉइंट ऑफ AB, इससे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और जब ये हो गया बच्चों तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल। Therefore अब इस बार ये वाला लेंगे BO अपॉन DO इक्वल टू, PO ऊपर का लिए हैं तो AE अपॉन DE थर्ड। यहाँ तक कर लो बच्चों, फिर बता देना, फिर मैं नीचे रब कर दूंगी। सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड के RHS इक्वल है चिल्ड्रेन, तो LHS भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। बेटा मोबाइल सेट कर लो शिवम, साइड का कहाँ नहीं दिख रहा, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट बताओ मुझे, दिख गया।
बेटा शिवम साइड आप अपना मोबाइल को एडजस्ट करो। साइड तो मोबाइल के आपके एडजस्टमेंट के कारण नहीं दिख रहा। डन कनिष्का किशन। राइट साइड बेटा आप अपना मोबाइल सही करो ना शिवम, क्या बोले जा रहे हो? मैं बोर्ड को थोड़ी ना हटा सकती हूँ बेटा, आप अपना मोबाइल सही कर लो। अब देखो लिखेंगे अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। बेटा आरएचएस देखो दोनों का इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, एओ अपॉन सीओ इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। अब चूंकि क्या है ना बच्चों, अभी हमारा फॉर्मेट नहीं आया है, एओ अपॉन बीओ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एओ इंटू डीओ इक्वल टू बीओ इंटू सीओ। ठीक है ना। अब बुक में देख लो नीचे बीओ चाहिए तो ले आओ इसके नीचे बीओ, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू, अब देख लो बुक में इसने क्या लिख रखा है, सीओ ही लिख रखा है। ठीक है, सीओ और हमेशा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। बच्चों दिख रहा है ना, आज तो ऑडियो वीडियो बहुत ही अच्छा बिल्कुल क्लियर आ रहा है मेरे साइड से। आप लोगों को कैसा दिख रहा है बताओ? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना चिल्ड्रन? आज तो इधर से ही मेरी तरफ से ही दिख रहा है बेटा, लैपटॉप पे बहुत ही बढ़िया एकदम साफ आ रहा है, बोर्ड भी और ऑडियो भी बिल्कुल ही। ठीक है ना बच्चों, कर लिया ये वाला कर लो, फिर मैं आपको एक लास्ट 10th बता देती हूँ। डन चिल्ड्रेन, समझ में आ गया ना सबको? कहीं अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होता है और कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है ना। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बताती हूँ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है चिल्ड्रेन, इसमें कह रहा है इफ द पॉइंट D and E are situated on the side AB and AC respectively in a triangle ABC। सबसे पहले तो ट्रायंगल ABC बना लेते हैं बच्चों में ना, ABC। अब देखें D किधर है, तो D जो है बेटा हमारा DAB पर है, DAB पर है, और AC पर जो है, AC पर जो है वो है E, और साथ ही साथ चिल्ड्रन दे रखा है BD, ये जो है ये इक्वल है किसके, CE के। ओके, अब देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है बच्चों अब ट्रायंगल तो ABC है ही है, ABC इज ए ट्रायंगल, इससे तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, एंड BD इक्वल टू EC, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है मुझे प्रूफ करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि मुझे ये प्रूफ कर देना है AB इज इक्वल टू AC, है ना, AB इज इक्वल टू AC मुझे प्रूफ करना है। तो अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस हैं तो देखो AB और AC को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, मुझे ट्रायंगल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या करूंगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगी। ठीक है ना, तो ज्वाइन B2E एंड C2D। और इसको करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बता रही हूँ। देखो जैसे ये बेस है ना, 9th का ही है ये, और ऊपर जो है ये एक इस तरह से लाइन पैरेलल लाइंस है। अगर सपोज करो मैं देखो एक ऐसे एंगल बना रही हूँ, ट्रायंगल सॉरी, और एक ट्रायंगल चिल्ड्रन ऐसे बना रही हूँ, तो ये जो सारे एंगल होते हैं ना बच्चों, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि अब ये ना ये दोनों हाइट इक्वल मिली हुई है। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी तो हाइट इक्वल होने के कारण बेटा ये दोनों सेम पे है, हो गए पैरेलल लाइंस के बीच में,
तो इनका एरिया भी इक्वल होता है और साथ ही साथ ये एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर एंगल जो है सेम बेस पर है ना, सेम बेस पर है और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, तो दोनों ट्रायंगल का तो एरिया इक्वल होता ही होता है चिल्ड्रन, और साथ ही साथ जो ये ऊपर के एंगल है ना ये भी इक्वल होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज कर लूंगी प्रूफ में। अब प्रूफ में मैं ले लूंगी इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCE। अब देखो BC तो इक्वल है, कॉमन है ये दोनों का, और एक और मिला हुआ है बच्चों, वो क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है BD इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। इसका तो एंगल नहीं आ रहा है चिल्ड्रन, लेकिन दोनों ट्रायंगल और एक एंगल हमारा आ रहा है यहाँ पे, है ना। और इसकी नेमिंग कर देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो दोनों ट्रायंगल, और अगर इससे नहीं करो बच्चों तो एक चीज और बता देती हूँ, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, हाँ बेटा डी को भी ज्वाइन करके बना सकते हैं। देखो अगर डी और ई को भी ज्वाइन कर लेंगे तो चूंकि ये पूरा पूरे इक्वल नहीं मिला हुआ है, या तो फिर मुझे उस केस में मुझे पैरेलल लेना होगा। जैसे ये इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर ये भी इक्वल है बच्चों, तो उस केस में भी देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। इसको 1-2 को भी ले सकते हो, इधर से भी 1-2 के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये 1-2 इक्वल होंगे बेटा तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से 3-4 भी इक्वल हो जाएंगे। और जब 3-4 इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में भी हम बना सकते हैं इसको, उस मेथड से भी बना सकते हैं। और जो मैं ये कर रही हूँ बिना इसको किए भी कर सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल का देखो एरिया सेम हो गया, तो एरिया सेम हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, तो ये 3 एंगल किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया कॉमन। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, therefore angle 3 is equal to angle 4 and therefore AB is equal to AC. So both triangle are congruent. और अगर सिर्फ DE को ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो सिर्फ DE को ज्वाइन करके भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। DE को ज्वाइन कर देंगे तो रेशियो इक्वल हो जाएगा, और जब रेशियो इक्वल हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, हमारा DE लाइन पैरेलल हो जाएगा BC के, और जब DE BC के पैरेलल हो जाएगा चिल्ड्रन तो उसके बाद हम क्या ले लेंगे। ऐसे भी एक रूल है बेटा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉमन एंगल होते हैं तो ये दोनों जो मैं सबसे पहले सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आपको बताई थी, तो उस केस में भी ये इक्वल हो जाते हैं। थर्ड या सेकंड क्वेश्चन कोई आया था स्टार्टिंग में, उसके हेल्प से भी हम इसको बना सकते हैं, है ना। अब इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन। अब आगे हमें एक साथ 6 थ्योरम्स पढ़ने हैं, तो 6 थ्योरम में मैं 3 थ्योरम आज बताऊंगी और 3 थ्योरम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ताकि आप आराम से समझ सको। क्योंकि अगर एक साथ में सारा बता दूंगी ना तो फिर सबके सब थ्योरम आप भूल जाओगे, है ना। तो डन बेटा, ये हो गया सबका। ओके अब देखो थ्योरम एक एक करके अभी मैं 3 थ्योरम बता दे रही हूँ, और 3 थ्योरम जो बचेंगे ना बेटा, वो 3 थ्योरम बचेंगे आपके वो वाले जो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी के हैं, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब ये देखो थ्योरम के नेम है। सबसे पहले हमारा थ्योरम 11.3 है। क्या कहता है थ्योरम 11.3? पहले मैं वर्ड्स में समझा रही हूँ बच्चों। कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल, इसमें कंस्ट्रक्शन करना हो तो यहाँ लिखती हूँ। देखो कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है बेटा, और इस ट्रायंगल के अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर ले लें, तो बताई हूँ ना कि सामने इजी होता है लेना। सपोज करो मैं ये बाइसेक्टर ले रही हूँ, मतलब 1 जो है 2 के इक्वल है, ठीक है ना।
तो कहता ये है कि इस केस में अब ये बाइसेक्टर कहाँ जा रहा है, बेस पे। पहले ये थ्योरम समझा रही हूँ, ये बेस पे जा रहा है। तो ये जो बेस को जो ये दो पार्ट पे डाइवर्ट कर रहा है, मतलब जो हमें क्या इसमें प्रूव करना है, पहले ये समझ लो कि ये BD अपॉन BC ये इक्वल होगा जो बचे हुए दो साइड है उनके रेशियो पे। ये हमारा थ्योरम है बेटा। और यहाँ पे AD जो है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर बाइसेक्टर है बेटा, एंगल ए। अब वापस से थ्योरम समझो पहले क्या है, बुक की लैंग्वेज अब समझाती हूँ। देखो कह रहा है थ्योरम द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो हेयर AD इज द इंटरनल। ये मीडियन नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है बेटा, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। मतलब तुम A का भी ले सकते हो, B का भी ले सकते हो, C का भी ले सकते हो। सामने से जब हम लेते हैं तो बनाना इजी होता है। So we have taken the internal bisector of angle A. एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी वो है इस थ्योरम में, इसलिए इसने वर्ड पर्टिकुलर यूज किया है। तो ये जब हमने कहा द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड, किसमें डिवाइड कर रहा है, BD और BC में। डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली, यहाँ भी देखो इंटरनल डिवाइड है, इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। अब एंगल को कंटेन करने वाले देखो थ्योरम आएगा लैंग्वेज में, बच्चों तो समझना भी जरूरी है, वरना पता चला थ्योरम ही लिखा हुआ है और हम समझ ही नहीं पाए। तो एंगल के कंटेनिंग साइड कौन से हैं बेटा, AB और AC। अगर मैं B लेती तो वो हो जाता AB और BC, इधर ये BC, और अगर मैं C लेती तो ये हो जाता AC और BC। तो इसने कहा कि अगर किसी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर हम लेते हैं और इंटरनल बाइसेक्टर जो अपने सामने की जो अपोजिट साइड है उसको जो डिवाइड करता है, उसका जो रेशियो होगा वो एंगल जो बनाने वाले दोनों साइड हैं उनके रेशियो के इक्वल होगा। यही हमारा थ्योरम है ना, इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है चिल्ड्रन, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये नहीं प्रूव होगा। गिवन में यहाँ पर लिखी दी हूँ, मतलब एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल। और ये जो मुझे प्रूव करना है वो भी मैं यहाँ लिखती हूँ कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस साइड को इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से इस साइड को बढ़ाएंगे और ये इस तरह से बढ़ाएंगे कि ये जो हमारा AD है और ये जो मैं ज्वाइन करने वाली हूँ लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। इसका कुछ नाम रखिए, ABCD हो गया, ठीक है ना। क्या बता रही हूँ कंस्ट्रक्शन, क्या कर रही हूँ मैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ, या तो पहले पैरेलल ही ले लो, ड्रॉ EC, जैसे हमारा ले रखा है, ड्रॉ EC पैरेलल टू AD, ठीक है ना, एंड एक्सटेंड, ये तो आप बुक से भी लिख सकते हो बच्चों, इसको थ्योरम लिखा होता है, एक्सटेंड BA अप टू पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के मुझे ये वाली लाइन की ये लाइन पैरेलल। ओके, अब देखो प्रूफ में अब पैरेलल लाइंस लिए हैं बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा 2 है, जो हमारा 1 है, ये इसके इक्वल हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग 3 के। दोनों कैसे एंगल हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC AD पैरेलल टू BC, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसा एंगल है बेटा, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। और सेकेंड देखो, ये 2 जो है किसके इक्वल है, 4 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल है ना। अब देखो 1 2 के इक्वल है, गिवन है बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है, तो देयरफॉर एंगल 3 इज आल्सो एंगल 4। यहीं पर कर देना, या नहीं भी फर्स्ट सेकंड लिखो तो भी चल जाएगा। ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो गया। अब देखो डायग्राम में 3 4 के इक्वल हो गया बच्चों, तो AE इज इक्वल टू AC आ गया। क्यों लिख लोगे ना, साइड अपोजिट टू इक्वल ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल।
वापस से रिपीट कर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन से मैं एडी पैरेलल ली हूँ सी के, और अब ट्रायंगल एबीसीडी में एबीसी में ट्रायंगल नहीं बेटा, अब ट्रायंगल एईसी हो गया। इन ट्रायंगल एईसी AD parallel to EC, therefore angle 1 is equal to 3 corresponding angle and angle 2 is equal to 4. This is alternate angle. Since 1 is equal to 2, therefore 3 is equal to 4. और देखो जब 3 4 के इक्वल हो गया तो AEC ट्रायंगल जो है बेटा, AEC ट्रायंगल में AEAC के इक्वल हो गया। बस अब इसके बाद तो हमारा बन जाएगा। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लगा देंगे बीपीटी। ये ऊपर का रब कर दूं बच्चों, ऊपर वाला काम हो गया है आपका। ये यहाँ तक आपने टू प्रूफ तक कर लिया है चिल्ड्रन। अब देखो सिर्फ मैं ये वाला पार्ट हटा रही हूँ बेटा, यहाँ पर से। अब क्या हो गया, इन ट्रायंगल AEC फिर वही AD पैरेलल टू EC, therefore जो हमारे पास है AB है तो मैं AB ही लिख लेती हूँ। AB अपॉन AE इक्वल टू इधर क्या आएगा BD अपॉन BC, ठीक है ना। अब देखो जहाँ पे AE है, AE किसके इक्वल प्रूफ कर लिए हैं, AC के। इसका यहाँ पे नाम रख लो 1। ये तो रीजन था बच्चों। तो AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन BC, यही तो प्रूफ करना था। फ्रॉम वन हेंस प्रूफ हो गया। आ गया ना सबको समझ में। हमने पैरेलल लाइंस थे बच्चों, तो पैरेलल लाइन थे तो बीपीटी लगा दी, और जब बीपीटी लगा दी तो क्या हो गया, जहाँ पे हमने चूंकि इस ट्रायंगल में हमने AE लिया था, अब इस थ्योरम को याद कैसे रखेंगे, सिर्फ यही याद रखेंगे कि मुझे AE को AC के इक्वल प्रूव कर देना है ना। हो जाए तो यस कर देना। अब बच्चों इसी का कन्वर्ट्स करेंगे, ठीक है ना। सबने कर लिया ये थ्योरम, अब इसका कन्वर्ट्स करेंगे बेटा। यहाँ पे मुझे मिला हुआ था एंगल बाइसेक्टर और मुझे रेशियो प्रूव करना था। किसने क्या लिखा और लिखकर हटा भी दिया। और अब जो है मुझे रेशियो मिला होगा चिल्ड्रन, और मुझे प्रूव करना होगा कि ये जो लाइन है ना AD, ये एंगल बाइसेक्टर है। यही कन्वर्स हुआ, एंगल बाइसेक्टर था तो हमने रेशियो इक्वल किया, और अब हम करेंगे कि हमारा जो है वो रेशियो इक्वल हो तो वो जो लाइन है वो क्या होती है, वो उस पर्टिकुलर एंगल का बाइसेक्टर होती है। यही मुझे प्रूव करना है ना। डायग्राम में ही रहने देते हैं बच्चों, डायग्राम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम में ही काम हो जाएगा हमारा, केवल बाकी सब चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे गिवन में क्या मिला हुआ है मुझे, इसमें गिवन में मिला हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे मिला हुआ है AD BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, ये गिवन है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर 1 2 के इक्वल हो गया तो AD हमारा बाइसेक्टर हो गया। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर डिफरेंट है बेटा, वहां पे हमने पैरेलल लिया था ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से हम क्या ले लेंगे,
इसको हम इक्वल ले लेंगे, ए इज इक्वल टू ए सी। उल्टा कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से हम इक्वल ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू ए सी। तो लैंग्वेज में हम लिखेंगे एक्सटेंड ए टू बी ए होगा, बी ए टू ई सच दैट ए इज इक्वल टू, वहां पे ए और ए सी को हमने इक्वल प्रूफ किया था बच्चों, ए और ए सी को इक्वल प्रूफ किए थे और पैरेलल लिए थे। यहाँ पे हम ए और ए सी को कंस्ट्रक्शन से इक्वल ले रहे हैं, है ना, ए इज इक्वल टू ए सी, और फिर वही ज्वाइन बी टू सी। अब फिर आ जाते हैं हम वापस से प्रूफ। इन ट्रायंगल AEC क्या हमने लिया है बच्चों, AE इज इक्वल टू AC, तो मतलब एंगल 3 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, ये इसको फर्स्ट करके छोड़। अब गिवन में क्या मिला हुआ है मुझे, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC और BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन से जब हमने ये काम कर लिया चिल्ड्रन, तो देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो गए, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो गया, देयरफॉर AD पैरेलल टू EC बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है ना। अब फिर वही चीज देयरफॉर दिख रहा है, पढ़ लिखो, थोड़ा सा लैपटॉप ऐसे कर देती हूँ। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन लिखी रखी हूँ, ये करस्पॉन्डिंग और ये ऑल्टरनेट। अब इस बार सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, therefore angle 1 is equal to angle 2, therefore AD is bisector of angle A, hence proved। हो जाए चिल्ड्रन तो बोल देना, है ना। अब चिल्ड्रन देखो, बाइसेक्टर दो तरह के होते हैं, ये था एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, अब हमें लेना है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ठीक है ना। अब इंटरनल बाइसेक्टर नहीं लेना है, हमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेना है एंगल का। सबने कर लिया ना ये, अब मैं बोर्ड पे समझाऊंगी, देखना, ये तो फिर भी थोड़ा इजी था, इसको ध्यान से देखना। देखो ट्रायंगल तो सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, बट थोड़ा सा शेप अलग करके बनाएंगे, ताकि जब हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए ड्रॉ कर सके बच्चों। जैसे ले रही हूँ वही A B और इधर से C लूंगी इस तरह से। क्यों ऐसे बना रही हूँ इसका रीजन बताती हूँ। यहाँ A ले रही हूँ, B C। तो देखो इंटरनल बाइसेक्टर तो बच्चों अंदर आता था, जो हमने अभी प्रूव किया जस्ट थोड़ी देर पहले। एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए बेटा ये एंगल आ जाएगा, ये एक्सटर्नल है, इसीलिए इस तरह से एक को बाहर की तरफ ली हूँ, और इसका जो बाइसेक्टर होगा ना बच्चों, और ये लाइन जो है इसमें ऐसे जाके मिल जाएगी। थोड़ा छोटा बना देते तो आप लोग सही से बना देते। ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये पूरी। इसमें इसलिए ऐसे बना रही हूँ ताकि इसमें आपको पैरेलल लाइन समझ में आए। अब देखो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ठीक है ना।
ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। अब वही जो अंदर आता था बच्चों, अंदर की तरफ हम डी लेते थे ना, वो डी अब बाहर आ गया, बस ये फर्क हुआ। जो डी हमारा अंदर की तरफ आता था वो डी हमारा बाहर की ओर चला गया। अब याद होगा तुम एडी के पैरेलल वहां भी लाइन लेते थे, तो इसके जब इस बार हम पैरेलल लेंगे तो इधर ऐसे आ जाएगा, इसीलिए इस डायग्राम को ऐसे लिए सी। वापस समझा रही हूँ, देखो डायग्राम में ए बी सी एक ट्रायंगल है। देखो ऐसे जब ट्रायंगल था तो ये था इंटरनल बाइसेक्टर, है ना, 1 2 के। एक्सटर्नल के लिए अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाती हूँ बच्चों, देखो इस तरह से बन जाएगा ये भी, तो ऐसे हमारा एंगल हो जाएगा। और बाइसेक्टर कैसे जाएगा बच्चों, यूं जाएगा, ठीक है ना, यूं जाएगा। अब फिर इन दोनों को मिलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको इस तरह के फॉर्मेट में ले ली हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सको। बुक में भी आपके दे रखा है और देखना, है ना। तो एबीसी एक ट्रायंगल है। एंगल ए का इस बार इंटरनल नहीं लिए हैं, हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिए हैं। तो ये एक्सटर्नल नाम सब वही रखे हैं बच्चों, वहां भी एडी था, यहाँ भी एडी ही है। और याद होगा कंस्ट्रक्शन से वहां सी पैरेलल लिए थे एडी के, यहाँ भी मैं सी एडी के पैरेलल ले ली। अब देखो पैरेलल ले ली तो 1 का ऑल्टरनेट ये है 3 और 2 का ऑल्टरनेट क्या है बच्चों, ये 4, है ना। अब यहाँ पे आपको पता है 1 2 के इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 जो होगा इसका अंदर आ जाएगा बेटा ऑल्टरनेट, ये 2 और ये 4। तो 1 2 के इक्वल है बेटा, तो 3 4 के इक्वल हो गया। और जब 3 4 के इक्वल हो गया बच्चों, तो हमारी 4 की साइड कौन सी हो गई, हमारी 4 की साइड 3 और 4, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल आ गया। लिखने का काम मैं बाद में कर रही हूँ, पहले समझा रही हूँ। देखो फिर से, AD is the external bisector and given angle 1 is equal to angle 2. By construction we have draw C parallel to AD. So angle 1 is equal to angle 3 alternate angle and angle 2 is equal to, इसको डिफाइन कर देती हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। बाहर की तरफ नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि बाहर ये है तो ये अंदर की तरफ 4 आ गया। 2 और 4 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। चूंकि 1 2 के इक्वल है तो 3 भी 4 के इक्वल हो गया। तो इससे मुझे मिल गया AE इज इक्वल टू AC। यहाँ तक आ गया समझ में। अब मैं इसको लिख देती हूँ, गिवन AD इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वही जो हाँ हमें प्रूफ करना था बेटा। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 जिस साइड से बन के मिल रहा है बच्चों, वो तो साइड हमारा AC और AB ही है, लेकिन जो हमारा बेस जो डिवाइड हो रहा है बच्चों, वो बेस जो हमारा डिवाइड हो रहा है ये हमारा BD अपॉन CD हो रहा है। ध्यान देना, वहां भी क्या होता था, इसको ध्यान से समझना, BD और CD, तो यहाँ भी वही होगा, भले ही वो पॉइंट बाहर चला गया है, BD और CD। यहाँ पे ना हम BPT का वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो +1 करके करते थे, BD अपॉन CD इक्वल टू, अब एंगल A के साइड कौन कौन से हैं बच्चों, एंगल A के वही साइड हैं हमारे AB और AC, AB अपॉन AC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में क्या लिए हैं हमने, CE पैरेलल टू AD एंड किसको यहाँ पे हमने बढ़ाया है, यहाँ हमने BC को बढ़ाया है, एक्सटेंड BC अप टू D। कोई दिक्कत यहाँ तक चिल्ड्रन किसी को? टाइम ओवर होने वाला था बच्चों, इसलिए फटाफट लिख दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगेन लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में EC पैरेलल टू AD, therefore angle 2 is equal to angle 4 and angle 1 is equal to angle 3, angle 1 is equal to angle 2, therefore angle 3 is equal to angle 4 और AE is equal to AC। अब ले लेते हैं बच्चों ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABD, ABD,
ठीक है ना। अब ए बी डी में हम यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड के बच्चों रेशियो लेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में क्या क्या आ जाएगा हमारा। अब जैसे देखो पूरा हम लेते हैं, जैसे मुझे पूरा लेना है तो क्या लूंगी मैं, बी डी, इसी को देखते हुए ले रही हूँ, बी डी अपॉन सी डी। तो जब हम बी डी लिए बच्चों तो पूरा क्या आ गया, ए बी, और जब हम छोटा वाला लिए तो क्या आ गया, ए। और ए किसके इक्वल है बच्चों, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन, हमने प्रूव किया है जस्ट अभी, ए सी। वापस बताऊं या समझ में आ गया। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। हाँ कनिका देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, डायग्राम पे समझो। ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल, यहाँ तक तो आ गया 3 4 के इक्वल ए। अब ट्रायंगल देखो, जब मैं ये ट्रायंगल देखो ए बी डी ट्रायंगल ले रही हूँ बेटा, तो आपको या तो +1 करके भी निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो आप लोगे बी डी अपॉन ए इक्वल टू, इधर से लोगे बी सी अपॉन सी डी, ठीक है ना। तो आप इसमें +1 कर देना, तो बी में ए प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए, और इसमें प्लस करोगे तो आ जाएगा बी डी अपॉन सी डी। और फिर जहां पे ए है ना वहां पे ए सी रख लेना। तनिका आ गया आपको समझ में बेटा। मैंने डायरेक्ट ले लिया, बीपीटी को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं लेना हो तो आप +1 कर लेना। कनिका आया समझ में बेटा, रिस्पॉन्स करो। आप क्या करना, आप तो रेशियो ही ले लेना। देखो बी अपॉन ए इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, और 1 ऐड करके फिर लिख लेना, डायरेक्ट मत लिखना, +1 कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं सोची थी कि एक आध क्वेश्चन बता दूंगी बेटा, लेकिन टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप लोग इस थ्योरम को